हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का व्हेन द स्टार्स गॉसिप के न्यू पार्ट में। तो न्यू पार्ट की शुरुआत में हमें अभी तक हुई सभी चीजों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरह से गोंगयोंग एक स्पेस टूरिस्ट बनकर स्पेस में गया है, जिसके बाद हमें वहाँ के सारे इंसिडेंट भी दिखाए जाते हैं कि किस तरह से स्पेस डेब्रिस की वजह से गोंगयोंग और ईव दोनों स्पेस में ही फंस चुके हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है चेयरमैन और गोन के सेक्रेटरी को, जहाँ चेयरमैन के पूछने पर कि उसने कहा था कि स्पेस स्टेशन आज कोरिया के ऊपर से जाएगा तो वो अभी तक क्यों नजर नहीं आ रहा है। सेक्रेटरी कहता है कि उनकी स्पेस स्टेशन की पावर बहुत ही ज्यादा कम है और उन्होंने शायद लाइट्स ऑफ की होंगी। चेयरमैन उससे पूछने लगते हैं कि क्या ऑक्सीजन क्रिएट करने के लिए भी पावर की जरूरत है। सेक्रेटरी के यहाँ कहने पर चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसका मतलब क्या वो ये कहना चाह रहा है कि पावर कट होने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और गोंगरयोंग और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों वहीं पर मर जाएंगे। चेयरमैन जो कि इस चीज से काफी ज्यादा गुस्से में थे, उसी समय वहां पर वही डॉक्टर आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसी पोर्टेबल फ्रीजर से उन्हें सिग्नल्स आ रहे हैं और इसका मतलब है कि वो लोग अभी तक जिंदा हैं। चेयरमैन भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है लीमैन को, जो कि उसी ऑथराइज्ड रूम के बाहर खड़े होकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। चेयरमैन के आने पर वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। वो एक साइड जाकर छिप जाता है। वहीं अंदर डॉक्टर्स और बाकी सभी चेयरमैन को इन्फॉर्म करते हैं कि गोंगरयोंग ने एक एग को सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर लिया है और वो मोरेला में कम्प्लीटली चेंज हो गया है। मिनजियोंग के बार बार गोंगरयोंग के बारे में पूछने पर वही सेक्रेटरी उसे बताता है कि पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर के लिए उन्होंने अपना पर्सनल सैटेलाइट यूज किया है, लेकिन वो इस समय गोंगरयोंग को कांटेक्ट नहीं कर सकते। लीमन भी बाहर ही खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था और जब उसे चेयरमैन की आवाज आती है जो कहते हैं कि वो गोंगरयोंग को ऐसे मरने नहीं देंगे, वो थोड़ा रिलीव फील करता है और वहां से जाने लगता है। लीमैन को गोंगरयोंग के साथ बिताए अपने सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। उसे वो दिन भी याद आने लगता है जब लीमैन गोंगयोंग के स्पेस टूर पर जाने से पहले उसके साथ उसकी मॉम के रेस्टोरेंट पर गया था और काफी इंजॉय भी कर रहा था। वो दोनों भी गोंगयोंग की मॉम्स को इतना ज्यादा खुश देखकर काफी ज्यादा खुश थे। लीमैन कहने लगता है कि जल्द ही वो बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला है, पर गोंगयोंग कहता है कि वो गोन से शादी करने के बाद भी अपने डॉक्टर की जॉब नहीं छोड़ेगा और वो अपनी मॉम्स के पास ही आता रहेगा। इसी बीच लीमैन के कहने पर कि क्या वो इस सब चीज से खुश है, गोंगयोंग इसका कोई जवाब नहीं देता और ड्रिंक पीने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एमसीसी में, जहाँ दो लग्जरी कार्स आती हैं और काफी सारे रिपोर्टर्स भी वहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक कार से डोंगे निकलता है जो कि अपना काफी सारा सामान लेकर आया था। वहीं उसके पीछे पीछे गोन भी आ जाती है और एमसीसी के अंदर चली जाती है, लेकिन डोंगे के कहने पर सिक्योरिटी गोन को बाहर ही रोक लेती है। गोन डोंगे से कहने लगती है कि क्या यही उनके एथिक्स हैं और वो एक स्पेस टूरिस्ट को स्पेस में ही छोड़कर वापस कैसे आ सकते हैं, और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। साथ ही कहती है कि वो उनके चीफ से बात करना चाहती है। वहीं डोंगे कहता है कि वो जानता है कि उसका फियांसे स्पेस में है, लेकिन उसे ये भी जानना चाहिए कि उसके साथ जो कमांडर वहां फंसी है वो भी उससे शादी करने वाला है, इसलिए उसे निश्चिंत होकर अब घर चले जाना चाहिए। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि अपने एक फ्रेंड जॉन को कॉल करते हैं और उससे आईओयू में अपने कनेक्शन यूज करके किसी भी स्पेसक्राफ्ट को जल्द से जल्द स्पेस में भेजने के लिए कहते हैं। वहीं पर खड़ी एक लेडी ये सारी चीजें इंटरप्रेट करके जॉन को बताती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो इसके बदले चाहे कितना भी पैसा क्यों ना दे दें, लेकिन वो इन पैसों से एक रेस्टोरेंट की लाइफ नहीं खरीद सकते और वो इस तरह का कोई भी मिशन नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही चेयरमैन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं कि गोंगरयोंग को स्पेस में जाने से पहले उसने यही कहा था और वो जानता है कि उसने हर चीज के लिए उससे बहुत ही ज्यादा पैसे लिए हैं और अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जॉन बीच में ही फोन कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही स्टाइल से एक प्लेन में आते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही ग्रेविटी उन पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और वो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते अपनी सीट्स पर बैठते हैं। वो सभी बिना बताए ही वहां से सियोल के लिए वापस जा रहे थे। अब बातों ही बातों में कंगसू अचानक ही उन सब के ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है और वो जानता था कि गोंगयोंग अकेले इस काम को नहीं कर सकता। साथ ही कहने लगता है
कि सिर्फ उस चीज को वापस लेने के लिए ही वो स्पेस स्टेशन में गया था और उसके चक्कर में अब कमांडर ई भी वहीं पर फंस चुकी है। साथ ही कहने लगता है कि उसकी बारी में तो वो बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे और इस चीज को वो नहीं भूलेगा। साथ ही कहता है कि एक बार उन दोनों के वापस आने के बाद वो उनसे अपना बदला जरूर लेगा। वहीं ली संग कंगसू से कहने लगता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है और क्या वो सारी चीजों का ब्लेम उन दोनों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। मीना और ली संग जो कि कांगसू की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। दूसरी ओर शांति अभी भी अर्थ के पानी पीने को ही एंजॉय कर रहा था और उसे मालूम ही नहीं था कि उन सबके बीच क्या कन्वर्सेशन चल रही है। सीन शिफ्ट होता है जहां तेही एमसीसी के सभी मेंबर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग ले रही थी और वो अभी भी इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द किसी शिप का इंतजाम करना होगा। इसी बीच तेही को एक कॉल आता है कि उनके वेसल मारू से मैनिकिन्स चोरी हो गया है। पर उसी समय दोंगे वही मैनिकिन लेकर वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है कि उसने सभी पॉसिबल टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं और वो सभी टेस्ट पास भी हो चुके हैं। दोंगे कहता है कि उसे काफी एक्सपीरियंस भी है और वो अपने लाइफ को दांव पे लगाने के लिए तैयार है और वो उनको बचाने के लिए स्पेस में जाना चाहता है। पर तेही जैसे ही कहती है कि उनके पास एक स्टेबल लॉन्चिंग विंडो भी नहीं है और इस चीज के लिए उन्हें कम से कम एक हफ्ते का वेट करना होगा। सीवॉन और डोना दोनों उन्हें कहने लगते हैं कि उनके पास अब इतना टाइम नहीं है। सीवॉन कहता है कि वो लॉन्च विंडो की टाइमिंग को कम से कम करने की पूरी कोशिश करेगा पर उन सभी को एक साथ मिलकर इस चीज के बारे में सोचना होगा क्योंकि अब उन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी बीच दिखाया जाता है गोउन को जो कि अपनी कार से कहीं जा रही थी। वहीं उसका सेक्रेटरी उसे उसी पोर्टेबल फ्रीजर से मिल रहे सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। गोउन के पूछने पर कि क्या गोंगलोंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली है, वो मना कर देता है कि गोंगलोंग के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला और इस चीज से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। यहीं पर हमें वही सीन भी दिखाया जाता है कि जब वो तेही से इस बारे में बात करने गई थी, वो तेही पर चिल्लाने लगती है कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया जाता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट टूरिस्ट को छोड़कर पहले ही स्कॉर्पियन में कैसे चले गए। तेही के कहने पर कि वो इसी चीज के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं। गोन पूछने लगती है उसे रेस्क्यू मिशन के लॉन्चिंग का एग्जैक्ट टाइम चाहिए लेकिन तेही उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। गोन के पूछने पर कि क्या इसका मतलब वो दोनों मर सकते हैं, तेही कहती है कि उन्हें उनके साथ कॉर्पोरेट करना होगा और वो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर गोन कहती है कि वो रेस्क्यू मिशन की लॉन्चिंग के दौरान गोन की मॉम और खुद एमसीसी में आना चाहती है क्योंकि ये उनका लास्ट गुड बाय भी हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है जहां वो सभी अभी मीटिंग में एक सेफ लॉन्चिंग विंडो के बारे में ही सोच रहे थे। वो सभी इस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे कि वो अगर अभी भी लॉन्च करते हैं तो उन्हें स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में फिर भी 5 दिन लग जाएंगे और उनके पास इतना टाइम नहीं है। पर दोंगे कहता है कि वो नॉर्मली लोअर ऑर्बिट में 200 किलोमीटर के हिसाब से लॉन्च करते हैं लेकिन अगर वो डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो वो स्टेशन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर रह जाएंगे। पर दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि उन 50 किलोमीटर को कवर करने के लिए भी उन्हें पूरे 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन उनकी बात सुनकर सिवोन कहता है कि वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। उनके पूछने पर सिवोन कहता है कि जब स्पेस स्टेशन साउथ कोरिया के ऊपर से गुजरेगा और अगर वो उसी समय वेसल मारू को लॉन्च करते हैं तो वो सिर्फ 2 घंटे में ही उसके पास पहुंच जाएंगे। पर बाकी साइंटिस्ट कहने लगते हैं कि इस चीज में बहुत ही सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और मूविंग स्पेस स्टेशन से डॉकिंग करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर दोंगे कहता है कि इस समय उनके सभी प्लान्स फेल हो चुके हैं और हर चीज एक गैम्बल ही है और इस चीज के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। साथ ही कहता है कि अगर उसे मैनुअल डॉकिंग करनी पड़ी तो वो एक रोबोटिक आर्म की हेल्प से मैनुअल डॉकिंग कर लेगा। साथ ही कहता है कि स्पेनिश कंपनी के पास एक रोबोटिक आर्म है जो कि मारू के साथ कंपैटिबल है लेकिन उन्हें इस चीज की ज्यादा चिंता थी कि वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट सीन में ही तेही सीधे शांति को कॉल करती है और उससे उसी स्पेनिश कंपनी को कांटेक्ट करने के लिए कहती है जो उन्हें वो रोबोटिक आर्म प्रोवाइड कर सकता था। साथ ही उसे किसी भी हालत पे उस कंपनी को एग्री करने के लिए कहती है। इसी बीच कोंगसू के कहने पर कि वो इस ऑपरेशन को कमांड करना चाहता है, तेही कंगसू से कहने लगती है कि वो रोबोटिक आर्म बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और इतना सुनते ही कंगसू तेही को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसे अपने पैसे खर्च करने का मौका दिया। साथ ही कहने लगता है कि रोबोटिक आर्म चाहे कितना ही कॉस्टली क्यों ना हो और चाहे उसकी पेनल्टी डबल या ट्रिपल हो वो उन्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इतना सुनते ही तेही भी सिमोन को लॉन्चिंग के लिए एक परफेक्ट टाइम विंडो ढूंढने के लिए कहती है। इसी बीच दिखाया जाता है गोंगरोंग की मॉम्स को जो कि इस चीज की वजह से अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी लेकिन खुद को इस चीज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपना रेस्टोरेंट ओपन करने के बारे में सोचते हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं।
लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते और इसी चक्कर में उनकी गैस में आग लग जाती है और जल्द ही वो आग काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। थोड़ी देर बाद ही गून भी वहाँ पहुँच जाती है, जो उनकी शॉप से धुआं निकलते देख तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने लगती है। लेकिन इस कोशिश के दौरान एक जलती हुई गर्म चीज उसके हाथ पर गिर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही गून अपने उसी जले हुए के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। गोंगरोंग की मॉम भी उसकी चोट को देखकर काफी अपसेट थी और कहती हैं कि उनकी वजह से उसे चोट लग गई और अगर गोंगरोंग को इस बारे में पता चला तो वो भी काफी अपसेट होगा। गून भी उन्हें कहती है कि वो उन सभी को अपने साथ एमसीसी में लेकर जाना चाहती है ताकि वो गोंगडोंग से मिल सकें। वो अभी डिसाइड कर ही रहे थे कि कौन वहां जाएगा, उसी समय गून का सेक्रेटरी उन्हें आकर कहता है कि जल्द ही रेस्क्यू शिप लॉन्च होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है जहां तेही भी लॉन्चिंग स्टेशन की ओर निकल जाती है, जहां पर दोंगे पहले ही उसका वेट कर रहा था। दोंगे कहता है कि उन्होंने मारू से एक्सटर्नल सीट्स भी निकाल दी है और उसका वेट बहुत ही कम हो चुका है और उसे लगता है कि इससे हल्का शिप और कोई भी नहीं होगा। तेही उसे कहने लगती है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसे एमसीसी के प्रोवाइडेड मैनुअल को ही फॉलो करना होगा। साथ ही कहती है कि अगर उसने कोई भी रेकलेस डिसीजन लिया तो वो ईव को नहीं बचा पाएगा और उसकी खुद की भी मौत हो सकती है। इसी बीच डोंगे तेही से कहता है कि वो ईव से प्यार करता है और उससे माफी भी मांगता है, पर तेही कहती है कि वो बस ये चाहती है कि वो सही सलामत इस रेस्क्यू मिशन से वापस आ जाए और उसे अपनी वही फेवरेट वॉच भी देती है जो वो हमेशा से ही अपने फेवरेट स्टूडेंट को देना चाहती थी, यानी कि डोंगे को देना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन चारों को जो कि बड़ी ही खतरनाक एंट्री लेकर एमसीसी के बाहर पहुंच चुके थे। डूना भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और अगले ही पल उन्हें देखकर पता भी चल जाता है कि डूना क्यों गुस्से में थी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो सब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गोन को, जो कि उसकी मॉम के साथ एमसीसी में पहुंच चुकी थी और वो वहां पर बैठे कंगसू को ही घूरे जा रही थी। अब फाइनली रेस्क्यू शिप के लॉन्चिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो अर्थ के ऑर्बिट को पार भी कर देता है। जैसे ही वो मारू के फर्स्ट स्टेज के सेपरेशन को कंफर्म करते हैं, उसी समय एमसीसी में वार्निंग अलार्म बज जाता है। जहां वो सब मारू को लेकर परेशान थे, सी वन उन्हें बताता है कि स्पेस स्टेशन आईएलएस में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बंद हो चुका है और अब उनके लिए ऑक्सीजन क्रिएशन नहीं हो सकती। ये सुनकर वो सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सेकंड स्टेज सेपरेशन के दौरान एक रोबोटिक आर्म भी नीचे गिर जाता है, लेकिन डोंगे इसके बाद भी सिर्फ एक ही आर्म का यूज करके स्पेस स्टेशन को पकड़ लेता है और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से वो आर्म भी टूटकर नीचे गिर पाता उससे पहले ही डोंगे डॉकिंग को फिनिश कर लेता है। और ये चीज देखकर एमसीसी में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिलीव फील करते हैं। डोंगे जैसे ही स्पेस स्टेशन में जाता है वो वहाँ का हाल देखकर काफी हैरान हो जाता है और यही चीज देखकर एमसीसी के लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं। कंगसू कहता है कि उसे उन्हें ढूंढने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल में जाना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए वो सबसे पहले वहीं गए होंगे। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद डोंगे को एक ऑक्सीजन टैंक दिखाई देता है और वो उसी थर्मल टेंट के पास पहुंचता है, जहां पर उसे गोंगरोंग मिल जाता है। गोंगरोंग को होश में देखकर वो सभी काफी रिलीव्ड महसूस करते हैं। तेही के ईव को ढूंढने के लिए कहने पर डोंगे इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वो तो नहीं मिलते, लेकिन उनके इनरवियर्स मिलते हैं। और जब वो दोबारा से गोंगरोंग वाला ही टेंट चेक करता है तो ईव भी उसे उसी में नजर आती है, पर उन दोनों को बाहर निकालने के लिए वो जैसे ही टेंट खोलता है वो उन दोनों को उस कंडीशन में देखकर थोड़ा चौंक जाता है और यही चीज एमसीसी में मौजूद सभी लोग भी देख रहे थे और सभी काफी हैरान भी लग रहे थे। पर उसी समय डूना कहती है कि उन्होंने बिल्कुल सही चीज की है और वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो कर रहे थे और अगर वो ऐसा ना करते तो वो बर्फ से जमकर मर चुके होते। उन दोनों को जिंदा देखकर डोंगे और एमसीसी में मौजूद लोग काफी रिलीव फील करते हैं। अब उन दोनों को लेकर रेस्क्यू शिप में पहुंचते ही डोंगे उनके होश में होने का कंफर्मेशन लेता है और उनकी इस ब्रेवरी के लिए उनकी तारीफ भी करता है। लेकिन असली मिशन तो अब शुरू होना था। एमसीसी में भी मौजूद सभी लोग थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि स्पेस में जाना जितना आसान है वापस आना उतना ही ज्यादा कठिन है और वो इसी चीज को लेकर थोड़ा परेशान भी थे। डोंगी भी रेस्क्यू शिप को डिटैच कर लेता है और इसी चीज के बारे में न्यूज और इंटरनेट सभी जगह बताया जा रहा था और उनकी परफेक्ट लैंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। परफेक्ट लैंडिंग के लिए जैसे ही डोंगे ट्रंक को डिटैच करता है
वो सभी काफी खुश हो जाते हैं कि अब वो आसानी से वापस आ पाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक से रेस्क्यू शिप की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। एमसीसी में मौजूद लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। उसी समय डोंगे उन्हें बताता है कि ट्रंक रेस्क्यू शिप से डिटैच ही नहीं हुआ है और इस चीज की वजह से वो सही से पोजीशन नहीं कर पा रहे हैं। ते ही उन्हें कुछ और देर होल्ड करने के लिए कहती है, पर डोंगे कहता है कि अगर उसने अभी पैरासूट को ओपन नहीं करा तो हीट की वजह से उन तीनों की मौत हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। कुछ देर बाद वो ट्रंक तो रिलीज हो जाता है, लेकिन तब तक डोंगे पैरासूट का बटन प्रेस कर चुका था और हीट की वजह से 4 में से 2 पैरासूट अलग हो जाते हैं और वो फुल इम्पैक्ट के साथ समुद्र में गिरते हैं और उनके गिरते ही सिग्नल भी कट ऑफ हो जाता है। एमसीसी में मौजूद लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो तीनों ही एक हादसे का शिकार हो चुके हैं। इस सब की वजह से एमसीसी में मौजूद लोग काफी सैड हो गए थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर से रेस्क्यू शिप से डोंगे की आवाज आती है और वो एमसीसी को इन्फॉर्म करता है कि वो तीनों सेफली अर्थ पर वापस लौट आए हैं। और ये सुनते ही एमसीसी में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं डोंगे गोंगजोंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसकी वजह से उसने हेवन और हेल दोनों ही एक्सपीरियंस किया है। साथ ही उनसे पूछने लगता है कि वो थोड़ा अजीब तो फील नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं डोंगे थोड़ा सैड भी था और काफी हंसते हुए कहने लगता है कि उनका अर्थ पर स्वागत है और वो इस मिशन के सक्सेसफुल होने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं व्हेन द स्टार्स गॉसिप के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।